नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आज से चुनावी प्रचार शुरू हो रहा है। इसे लेकर कई दिग्गज बिहार के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनता से मिलेंगे और अपनी नीतियों के बारे में वो बताएंगे। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही साथ एनडीए के कई बड़े नेता आज नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने गुरुवार को अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 44 लोगों के नाम हैं। तेजस्वी की पत्नी राजश्री की तुलना जर्सी गाय से करने वाले राज वल्लभ की पत्नी विभा देवी को टिकट दिया गया है। तो वहीं बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को औरंगाबाद के नवीनगर से टिकट दिया गया है। चेतन आनंद 2020 में शिवहर से विधायक बने थे, लेकिन बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार आज से शुरू हो रहा है। चुनावी मैदान में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है और डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो प्राइम न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने कीमती वक्त हमसे बातचीत करने के लिए निकाला, लेकिन आज मैं सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे ये लेना चाहूँगा, किस तरीके से आप इस पूरे बिहार चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, बिहार चुनाव अपने आप में हमेशा दिलचस्प होता है अब्दुल जी, और वो दिलचस्पी आपको दिखाई दे रही होगी, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो, दोनों में अजीब तरह की कसमकस है। और जो एनडीए ब्लॉक है उसने तो कुछ अपनी समस्याएं सॉल्व कर ली हैं, लेकिन अभी इंडिया ब्लॉक है, आप देखेंगे 243 सीटों में उनमें कोई बंटवारे की स्थिति भी अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बिहार चुनाव है, राजनीतिक एस्पिरेशन का चुनाव है। हर जाति समूह अपनी एस्पिरेशन को, अपने नेता को, अपने जाति के नेता को आगे बढ़ते देखना चाहता है। यही एक ऐसी चीज है जो बिहार के चुनाव को अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा अलग करती है। डॉक्टर आलोक, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव भी चुनावी मैदान में हैं, उधर तेज प्रताप यादव भी चुनावी मैदान में हैं। जो परिवारवाद है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस पूरे परिवारवाद को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि तेज प्रताप यादव लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि मुझे घर से बाहर निकाला गया, पार्टी से बाहर निकाला गया, और अब इसका जवाब जनता देगी। अब्दुल जी, परिवारवाद तो भारतीय लोकतंत्र की सच्चाई है। केवल लालू यादव क्यों उत्तर प्रदेश में आई है तो अखिलेश यादव का परिवार है, अब मायावती जी का परिवार भी परिवारवाद है। तो परिवारवाद से ग्रसित भारत का लोकतंत्र है, और मैं तो मानता हूँ उस दिन भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन भारत में ये परिवारवादी पार्टियां वैनिश हो जाएंगी, परिवारवादी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इस मामले में कम से कम नीतीश कुमार की बहुत अच्छी तारीफ की जा सकती है कि उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद दोनों पर, उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जा सकता। लेकिन लालू यादव का जो परिवार है वो तो ऑन करता है परिवारवाद। वो तो राजसत्ता की तरह आए थे गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन जब वो सत्ता में बैठे तो वो स्वयं शासक की तरह व्यवहार करने लगे। आरजेडी से कम ये उम्मीद की जा सकती है। आरजेडी जैसे एक बाहुबली के बेटे को टिकट दे दिया, अब भारतीय जनता पार्टी इसको एक मुद्दा बना रही है। बनाना भी चाहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आप बेहतर कह रहे हैं कि आप आरजेडी बदल गई है, अब तेजस्वी की आरजेडी। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो एक बाहुबली की बेटी को टिकट दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार में अभी भी आरजेडी के अंदर, आरजेडी के डीएनए में जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बदलाव नहीं आया है, तो क्या ये आरजेडी को सिद्ध नहीं करता उसका डीएनए बदल गया है? आरजेडी को कम से कम सीट बंटवारे में बहुत फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए जो उसकी इमेज को और डेंट करे। ठीक है डॉक्टर आलोक, मैं आपके पास लौटूंगा। सुरजीत कुमार संवाददाता पटना से लाइव जुड़ गए हैं। सुरजीत, कई आज दिग्गज नामांकन भी करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ हलचल आप देख रहे हैं पटना में? जी बिल्कुल, यहाँ पे आज बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कई ऐसे जो दिग्गज हैं जो अपना नामांकन करने के लिए गए हैं। उसमें खास तौर से बात की जाए तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारकपुर से आज नामांकन करेंगे। उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जो है आज बांकीपुर विधानसभा से अपना नामांकन करेंगे, और उसके साथ साथ रामकृपाल यादव जो
बीजेपी के सांसद रहे हैं वो दानापुर से अपना नामांकन करेंगे। और इस नामांकन की जो प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है, इसमें जो है देश के तमाम बड़े नेता भी आज यहाँ पे मौजूद रहेंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार में मौजूद है और उनकी जो है बिहार में आज 2 सभाएं भी होनी है, एक पटना के दानापुर में होनी है और दूसरी सभा जो है उनकी यहाँ सहरसा में होने वाली है। और दोनों जगह के जो उम्मीदवार हैं उनके नामांकन प्रक्रिया में भी वो शामिल होंगे। ठीक है सुरजीत, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर आलोक पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर आलोक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बीजेपी की ओर से महिलाओं को सर्वोपरि रखा जाता है। पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से उतारा गया है। महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जब बिहार दौरा था तो महिलाओं को सर्वोपरि बताया गया। देखिए अब्दुल जी, अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को टिकट नहीं देती तो फिर ये कहा जाता कि उसकी कथनी और करनी में अंतर है। 10-12% कम से कम टिकट उन्होंने दे करके ये बताने की कोशिश की है कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए तो क्रेडिट दिया जा सकता है कि पुरुष वर्चस्ववादी राजनीति में कम से कम महिलाओं के लिए भी वो कुछ 10-12% ही सही। हालांकि देश में तो महिलाओं की स्थिति 49-50% है, तो ऐसे तो हम तो तब मानेंगे कि महिला सशक्तिकरण तब आया, कम से कम आबादी के अनुरूप में उनको टिकट मिले। 50% टिकट मिलते तो बेहतर था, 12% 10% टिकट मिला है तो बहुत थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी कुछ तो रिप्रेजेंटेशन, कुछ तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के रूप में रखा है, महिलाओं की भागीदारी के रूप में रखा है। दूसरी बात एक और अब्दुल जी कह रहे हैं, योगी जी क्योंकि सहरसा भी जा रहे हैं और सहरसा में मेरी भाई केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल है, उसी के सामने उनका उड़न खटोला उतरेगा। तो योगी जी को मैं तो भाई बधाई देता हूँ। सहरसा सबसे निगलेक्टेड जिला है बिहार का, सबसे निगलेक्टेड जिलों में एक, जबकि वो बीजेपी का गढ़ है, वहां तो विधायक जीतते हैं। लेकिन सहरसा की दुर्गति अगर योगी जी थोड़ा ब्यूरोक्रेसी के चक्कर से बाहर निकल के थोड़ा इधर उधर अगर घूम ले तो सहरसा की दुर्गति सामने दिखाई दे जाएगी। और 15-20 साल में जो नीतीश कुमार ने सहरसा के साथ न्यूनतम विकास किया है, कम से कम वो भी चुनाव समर में जरूर देख लें। सहरसा की दुर्गति बीजेपी का विधायक होने के बाद, इसके पहले आलोक जी उसमें मिनिस्टर भी थे नीतीश कुमार के इस फेज में, जब आरजेडी के साथ जाने के पहले वाले फेज में, इसी 2020 से 25 के बीच में, तो मिनिस्टर भी थे। लेकिन सहरसा की तो दुर्गति बचा के रखी हुई है। तो मैं तो योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम सहरसा जाने की हिम्मत कर पाए। नीतीश कुमार सहरसा जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि इस तरह का डेवलपमेंट सहरसा में मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता। डॉक्टर आलोक, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं, तीखे अंदाज उनके होते हैं। क्या बटेंगे तो कटेंगे बिहार में भी हो सकता है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इन बयानों से बिहार में बचे, क्योंकि बिहार में जो धार्मिक तत्व है वो जातीयता के कमजोर हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये हो सकती है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं, लेकिन बिहार में क्योंकि जातिवाद हिंदुत्व से ज्यादा मजबूत था आज की डेट में भी, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि बिहार में भी धार्मिकता का कुछ बड़ा किया जाए। लेकिन अभी जातिवाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भारतीय जनता पार्टी खुलकर साथ मंच से बचेंगे तो कटेंगे कहने से बचेगी। बाकी तो योगी आदित्यनाथ जी है, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर पाना मुश्किल है। लेकिन जितना मुझे समझ में आता है कि इससे भारतीय पोलराइजेशन तो उनकी तरफ नहीं होगा, लेकिन आरजेडी की तरफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन होने की संभावना हो जाएगी। माइनॉरिटी वोट, तथाकथित माइनॉरिटी वोट, वो आरजेडी की तरफ ज्यादा मात्रा में चली जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को बिहार में नहीं छुएगी, क्योंकि उससे उसको नुकसान हो सकता है। हिंदुत्व बिहार में अभी उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बिहार में जातिवाद स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और फिर जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटीवाद है, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हिंदुत्व बिहार में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक यात्राएं करा के, धार्मिक जुलूस करा करके धार्मिक को लाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन बिहार में अभी पूरी तरह वो सफल नहीं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। सुरजीत कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरजीत, देखिए डॉक्टर आलोक कह रहे हैं कि बयानबाजियों से बचना चाहिए, जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश अगर बीजेपी की ओर से की जाती है तो यहां पर मिल सकती है एनडीए को टक्कर। आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे बयान को? जी अब्दुल, बिल्कुल जिस तरीके से बिहार में अगर कहा जाए तो बिहार की चुनाव है बिना जाति समीकरण साधे हुए यहाँ पे जितना असंभव लगता है। और
यही कोशिश शायद यहाँ पे एनडीए के तमाम जो घटक दल है उन्होंने की है, और जो जिस तरीके से सीट का बंटवारा हुआ है उसमें तमाम जो जातीय समीकरण है उसको काटने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए तो एक तरीके से धार्मिक को भी सेट करने की कोशिश की गई है, और जो बीजेपी की तरफ से जो भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है उसमें एक ही मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पे जगह नहीं मिली है। और उसके साथ साथ तमाम जो एनडीए गठबंधन के जो दल हैं उनमें से मुस्लिम अगर कैंडिडेट की संख्या कही जाए तो बिल्कुल न के बराबर है। वहीं अगर जिस तरीके से नीतीश कुमार को पता है, और हम लोग भी देख रहे हैं कि 2005 से बिहार में नीतीश कुमार की यहाँ पे सरकार है और नीतीश कुमार को महिलाओं का समर्थन मिलते आया है, तो तमाम जो गठबंधन है, तमाम गठबंधन में जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है सीटों के बंटवारे में, अगर बात करें हम तो जेडीयू के जो तमाम उम्मीदवार हैं उसमें 14 महिलाओं को सीट दिया गया है और बीजेपी की तरफ से 9 महिलाओं को सीट दिया गया है। तो इससे बिल्कुल ये लगता है कि नीतीश कुमार जो है महिलाओं के बारे में बातें करते हैं, और उनको सिर्फ बातें ही नहीं करते और उनको यहाँ पे सत्ता में भागीदारी भी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और उनको सिर्फ वोटर ही नहीं मानते हैं, उनको यहाँ पे उम्मीदवार भी बनाया गया है। और ये नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो चुनाव जीत करके आए और विधानसभा में अपनी बातों को रखें और सरकार चलाने में जो है अपनी अहम भूमिका अदा करेंगी। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर आलोक, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, जनता को किस तरीके से रिझाना चाहिए? क्योंकि अगर बीते महीनों की हम बात करें तो कई ऐसे किडनैपिंग वाले मामले सामने आए, मर्डर वाले सामने आए, और विपक्ष की ओर से वो उन मुद्दों को उठाया भी गया। तो क्या आपको ये लगता है कि अब चुनावी क्योंकि समय है और ऐसे में जनता को साधने की कोशिश की जा सकती है विपक्ष की ओर से इन तमाम मुद्दों को लेकर? देखिए अब्दुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई सरकार काम करती है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब अच्छा ही करे, कुछ तो गड़बड़ करती है। तो जो विपक्ष है, आरजेडी है, उसको उन लोकल मुद्दों, जैसे सहरसा का मुद्दा है, अच्छी रोड न होना, सहरसा की बड़ी समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, आए दिन वहाँ कोई न कोई मर्डर होता है, सहरसा में जाम की बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे में तो मैंने एक जिले को उतार इसलिए बताया कि हर जिले के लिए। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने कीमती वक्त हमारे साथ निकाला। और मुख्यमंत्री